नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और हमेशा की तरह मेरे साथ पॉडकास्ट पर मौजूद हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे। आप दिल्ली में हैं और मैं पटना में हूँ जी। और तापमान दोनों ही शहरों का बहुत तेजी से नीचे गिरा है। जी। अभी दिल्ली में क्या स्थिति है? दिल्ली में अभी स्थिति फिर भी ठीक है मृत्युंजय, थोड़ा बहुत कि वो कहते हैं ना, दिल्ली के पानी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, तो अभी भी लोगों को यहाँ पर थोड़ी गर्मी लग रही है। नहीं, दिल्ली में ठंड पहले पड़ती है पटना से भी। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है अभी अमूमन अगर मैं दिन की बात करूँ तो दिन में जो है अभी अच्छी खासी गर्मी है। मैंने अभी टी शर्ट पहनी हुई है, आपको देखकर मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। अच्छा, यानी इसका मतलब कि दिल्ली में अब पॉल्यूशन ने एक स्थायी घर बना लिया है। जी बिल्कुल, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन ने एक स्थायी घर बना लिया है। क्योंकि पोल्यूशन की जी। वजह से जो है अभी सर्दियां, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अभी हल्का सा दूर है, लेकिन मेरे को लगता है कि दिसंबर का महीना जो है वो काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन एक चीज में तो मैंने, चूंकि मैं दिल्ली में भी रहा हूँ पटना में भी रहा हूँ, तो खैर वो मैंने देखा है कि पटना से पहले सर्दी दिल्ली में शुरू हो जाती है। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब कि पोल्यूशन का एक स्थायी असर पड़ चुका है। और एक मैं आपको बता दूं, मेरी एक मित्र है, वो स्वीडन में रहती है। अच्छा। तो अभी, हाँ, अभी आ रही हैं। तो उनका ये कहना था कि उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उनमें, उनके यहाँ परिवार में है लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, इसी वही वहां पे डेपुटेशन पे है वो लोग या जो भी। हम्म। तो वहां से तो अब दिल्ली, अब इन लोगों को रहना होगा। तो वो बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। कहना है कि भाई दिल्ली में कैसे रहेंगे, इतना ज्यादा पोल्यूशन है जी। और इतनी परेशानी है। तो हम कहे कि भाई चलो, अच्छा हुआ कम से कम समय से मैंने दिल्ली छोड़ दिया। जी बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन मृत्युंजय, हाँ, तो मृत्युंजय, मुद्दे की बात पर आज आ जाते हैं और तो मुद्दा। मैं मुद्दे की बात ये पूछ रहा था, आप ये हाँ। बताएं हाँ। कि क्या ये जो दिल्ली की फिजा में आपको जो गर्मी अभी भी बरकरार है वहां पर, जबकि पूरे उत्तर भारत में देख रहे हैं कि तापमान अब सामान्य तरीके से नीचे जा रहा है, जी। लेकिन दिल्ली में जो इतनी गर्मी बनी हुई है, क्या ये महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद जो राजनीतिक फिजा में गर्मी बढ़ी है, जी। और खासतौर पे जो संसद का जो शीतकालीन शीतकालीन सत्र जो इस जो समय चल रहा है, जी, विंटर सत्र सेशन। अभी जो शुरू हुआ है, जी। और इस सत्र की शुरुआत के साथ ही एक नया चेहरा, एक बार जैसे चेहरे के तौर पे तो कह सकते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी का फिर से आविर्भाव हुआ है भारत के लोकसभा में। तो आज ही उन्होंने जो शपथ ली। शपथ ली है। जी। जी। और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक ये लगा कि प्रियंका गांधी, ये लोग गांधी नेहरू परिवार के लोग जब भी कोई काम करते हैं, ऑफिशियल काम, जी। जनता के बीच चिकनी चुपड़ी बातें हिंदी में जरूर करते हैं। लेकिन ये इन लोगों को कभी आप ये नहीं देखेंगे कि शपथ वपथ लेते हुए हिंदी में। तो आज एकदम से प्रियंका वाड्रा को मैंने जब देखा, जी। हालांकि उन्होंने संविधान भी पकड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर भारत का संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। जी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वो एकदम पूरा हिंदी में शपथ ले रही थी। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि। जी। आई थिंक मृत्युंजय, अब जो है कांग्रेस को समझ में आने लगा है कि जो उनकी एलिटिस्ट पॉलिटिक्स जो है, वो जो है अब उसके दिन चले गए हैं। अब उनको जो है जमीन पर उतर कर पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है, और हाँ, हाँ। इसी का नतीजा है कि भाई, और डेफिनेटली हमने ये थ्रू आउट, अगर मैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करूं, तो उनके और राहुल गांधी के बीच में ये डिफरेंस जरूर रहा है कि हालांकि दोनों आए सेम ही फैमिली से हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की जो पकड़ है पॉलिटिक्स को लेकर, और खासकर ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स को लेकर जो है, वो राहुल गांधी से बहुत अच्छी है। राहुल गांधी को मेरे ख्याल से अभी तक ये फेड किया जा रहा है कि वो डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। उनको शायद अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं हो पाया है, उनको शायद इस बात का पता नहीं चल पाया है कि वो डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है भारत के, क्योंकि उनको इलेक्शन जीत कर
जो है और उनकी पार्टी को जो है मेजॉरिटी लानी पड़ेगी, तभी जाकर वो शायद प्रधानमंत्री बने। लेकिन मेरे को लगता है कि जब तक सुब्रमण्यम स्वामी जिंदा हैं तब तक गांधी परिवार का कोई इंसान जो है एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी के बाद भी कोई ऐसा एक जो है लीडर आ जाए, कोई ऐसा वकील आ जाए जो कि गांधी परिवार को जो है कानूनी दांवपेच में फंसा कर रखे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा की इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि वो राहुल गांधी से ज्यादा समझदार हैं। अब वो हाँ, कितनी समझदार है ये तो अब हमें पता चलेगा कि अब वो जब वो पार्लियामेंट में आई हैं, किस तरीके से वो बहस करेंगी और किन मुद्दों पर बहस करेंगी, ये देखने वाली अब बात देखिए, होगी। ऐसा है कि प्रियंका गांधी अब वैसी लंपटाई तो नहीं करेंगी जैसा कि राहुल गांधी करते हैं, जी। तो उसकी अपेक्षा तो हम नहीं करते। और दूसरी बात की महिला हैं और खूबसूरत चेहरा है उनका, तो जाहिर है कि एक शो स्टॉपर होने का वो एक नैसर्गिक, एक नेचुरल उनके अंदर काबिलियत या क्षमता दिखाई देती है। जी। तो एक खूबसूरत चेहरा और थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, तो मतलब मैंने पढ़ी लिखी होने का मतलब उनके लिए है कि अगर वो अंग्रेजी बोले तो मैं पढ़ा लिखा नहीं मानूंगा, जी। लेकिन अंग्रेजी बोलने के साथ साथ अगर अच्छी हिंदी बोले तो उनका एक एक्यूमेंशिप मैंने देखा है कि हिंदी बोलने के मामले में वो राहुल गांधी से ज्यादा सहज हैं। जी। वो अंग्रेजी में सोच के हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बोलती जैसा कि राहुल गांधी करते हैं। जी। तो लेकिन वो वो तो समय ही बताएगा मृत्युंजय कि भाई कितनी सक्षम निकलती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा एज एन एमपी। तो उनका पहला ही स्टेंट है, तो देखना होगा कि आने वाले समय में वो क्या उनकी बहस किस तरीके की रहती है पार्लियामेंट में। लेकिन हाँ, बहरहाल जो गर्मी की आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली गर्मी तो बनी हुई है। झारखंड में बीजेपी ने पुरजोर लगाया अपना कि भाई किस तरीके से वहां पर जो है हेमंत सोरेन को हटाकर जो है बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। लेकिन हाँ, वहां पर जो है जेएमएम की सरकार बनी और हेमंत सोरेन ने जो है शपथ ली एज द चीफ मिनिस्टर। और कहा जी यह भी जा रहा है कि भाई क्यों जेल जाने से जो है हेमंत सोरेन को काफी फायदा हुआ उनके प्रति जो है। एक तो वो वैसे ही आदिवासी हैं, और उसके साथ साथ वो जेल गए, तो वहां पर जो है एक बहुत बड़ा सिंपैथी वेव जो है वो डेफिनेटली वहां पर हेमंत सोरेन के साथ गया। लेकिन अब जो पेच जो सबसे बड़ा फंस रहा है वो है महाराष्ट्र में, वो क्योंकि महाराष्ट्र। पिछली बार भी अगर हम बात करें तो हाई वोल्टेज ड्रामा रहा था महाराष्ट्र में। किस तरीके से दिन प्रतिदिन वहां पर जो है चीजें बदली। अगर मैं पिछले 5 साल पहले की बात अगर वहां पर करूं, बीजेपी और शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे जब उस समय ओरिजिनल शिवसेना के कार्यचालक थे, उनके साथ बीजेपी ने मिलके वहां पर इलेक्शन लड़ा। फिर उसके बाद जो है वहां पर भीतर खाने में कुछ प्रॉब्लम्स हुई कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। और फिर उसके बाद यही हुआ कि भाई अपनी शिवसेना को लेकर जो है उद्धव ठाकरे चले गए क्या कहते हैं शरद पवार के पास, और वहां पर जो है उन्होंने महाविकास अघाड़ी जो है बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर, तीनों पार्टियों ने। 2.5 साल उनकी सरकार चली और इसी बीच जो है एक नया नाम उभर कर आया महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। हालांकि इससे पहले वो नाम शायद महाराष्ट्र की इंटीरियर पॉलिटिक्स में बहुत लोग जानते थे, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर जितने लोग थे, आई थिंक उन लोगों को उस नाम का संज्ञान भी नहीं था। और वो नाम था एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे ने जो है शिवसेना में फूट डाली। उन्होंने अब मेजर नंबर ऑफ जो है वो एमएलएज लेकर चले गए। और कहाँ आए? वो आए यहाँ पर यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास, बीजेपी के। बीजेपी के पास। और उसके साथ साथ शरद पवार की एनसीपी में भी जो है फूट डली। उनके जो भांजे थे अजीत पवार, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि वो जो है अब अपने आप को एस्टैब्लिश करें स्टेट की पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने भी वहां पर जो है एनसीपी को तोड़ दिया और वो आकर जुड़ गए बीजेपी और शिवसेना के साथ, जो कि एकनाथ शिंदे की थी। और इन्होंने बनाई महायुति अघाड़ी। 2.5 साल इन्होंने स्टेट को जो है चलाया वहां पर। क्योंकि मेरे ख्याल से प्रिंसिपल पार्टनर, बड़े पार्टनर, क्योंकि उस टाइम एकनाथ शिंदे थे, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर जो है बीजेपी वो सरकार बना पाई। तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। फडणवीस जो है चुपचाप डिप्टी सीएम बनकर रह गए। हालांकि उनकी आशा फिर थी कि वो दूसरी बार सीएम बने, लेकिन नहीं बन पाए। अजीत पवार जो है
हालांकि उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा जरूर खोला था रिगार्डिंग, अगर बात करूं, काफी उनके खिलाफ स्कैम्स वगैरह थे, लेकिन पिछले 2.5 साल में बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगे कि भाई बीजेपी ने जो है अजीत पवार को पहले खूब गालियां दी भर भर के स्कैम्स के मामले में, और फिर उसके बाद उन्हीं से जो है एमएलए ले लिए और सरकार बना ली। अब इलेक्शंस हुए 5 साल के बाद, काफी अच्छा जो है रिजल्ट आया। अब बीजेपी फंस गई है एक बार फिर, क्योंकि अब जो है बीजेपी बन गई है मृत्युंजय प्रिंसिपल पार्टी। 133 जो है उनकी जो है सीटें आई हैं असेंबली में, और दोनों जो छोटी पार्टियां थी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, वो छोटी पार्टी रह गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब यहां पर फंस रही है कि भाई किसको सीएम बनाए, क्योंकि जो अंदर की बातें आ रही हैं, ये बात हुई थी भाई इलेक्शन से पहले कि जो भी रिजल्ट आए, किसी पार्टी को कितने भी सीटें मिले, लेकिन सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से शायद बीजेपी ने भी इतना जो है अनुमान नहीं लगाया था कि भाई उनको 130 प्लस सीटें मिल जाएंगी, और अब वो बड़ी पार्टी हो गई हैं। अब अजीत पवार, अब प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ एक ही अलायंस पार्टनर की जरूरत है महायुति में से। या तो वो एनसीपी के साथ जा सकते हैं या फिर वो शिंदे के साथ जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक बीजेपी वो तोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि शिंदे ने आगे बोला है कि भाई जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे हम उसको हाथ जोड़कर मान लेंगे। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मेरे ख्याल से राजनीति के सभी दर्शक भी ये जानते हैं कि राजनीति में पलटते हुए देर नहीं लगती। आप सुबह किसी और के साथ चाय पी रहे होते हैं, शाम को किसी और के साथ चाय पी रहे होते हैं। ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। और जैसे कि हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बात कर रहे थे मृत्युंजय, कि एक बार जिसके मुंह पर ये जो मुख्यमंत्री वाला जो जो हनी है, शहद है, उसने एक बारी चख लिया तो फिर जो है वो उसको कभी छोड़ता नहीं है। तो अब बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि अगर वो जाते हैं यहां पर शिंदे के साथ, अगर उनको बनाते हैं सीएम, तो फिर हो सकता है कि फडणवीस जो है अपने लॉयल्स को लेकर पार्टी तोड़ दें। तो क्या अब यहां पर फंस रही है बीजेपी की खास? देखिए, मामला ये है कि सबसे पहले हम राजनीति के एक विशेष चरित्र का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। जी। काफी पहले संभवतः चाणक्य ने कहा है कि राजनीति चरित्र वारांगना समान। बिल्कुल। और तो और इसका अगर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति में जो संघीय राजनीति है भारत की या केंद्रीय राजनीति, उसमें तो किसी हद तक वो वारांगना थोड़ी डिसेंट भी दिखाई देती है। वारांगना यानी प्रोस्टिट्यूट जिसे जी कहते हैं, जी। लेकिन उस वारांगना में कुछ एलिगेंस दिखाई देता है। करेक्ट। हालांकि उसका भी कद देख रहे हैं या स्तर जो है कभी कभी बड़ा डिप होता चला जाता है, लेकिन फिर भी उसमें एक तरह की डिसेंसी दिखाई देती है। लेकिन वो जो सस्ते लेवल की जो राजनीति हमें दिखाई देती है, जी तो वो प्रांतीय राजनीति में बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये आज से मैं नहीं देख रहा हूं, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं जी। कि किस तरीके से झारखंड में बाबूलाल मरांडी को हटाकर, और जब लाया गया था इनको, अर्जुन मुंडा को, तो उन्होंने कहा कि हम भरत हैं और बाबूलाल मरांडी के खड़ाऊ अपने सिर पर रख के राज करेंगे। जी। हाँ, तो अब उनको वनवास पता नहीं अटल आडवाणी ने उस वक्त क्यों दिया था, गॉड नोज। और उसके कुछ ही दिनों के बाद वे बीजेपी से अलग हो गए। जी। अभी फिर झारखंड में दोबारा जब जेल गए ये वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो उस समय भी ये परिस्थिति पैदा हुई कि उन्होंने अपने एक विश्वस्त चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री आई बनाया, थिंक उनके जो कि आई थिंक उनके अंकल थे वो, शायद ताऊ थे या चाचा थे या कुछ ऐसे ही थे, चंपाई हाँ, सोरेन। तो फिर तो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा इतिहास गवाह है, चाहे यूरोप का इतिहास हो, हैमलेट आपने पढ़ा होगा, उसमें चाचा ही सारा खेल करता है। तो चाचाओं का इतिहास पूरे बॉलीवुड की फिल्मों में भी आपने देखा होगा और कि भारत का बड़ा सबसे बड़ा गड़बड़ रहा एपिक है। मृत्युंजय, भारत का सबसे बड़ा एपिक अगर मैं बात करूं महाभारत, तो उसमें मामाओं का हाँ, बड़ा अच्छा रोल रहा है। मामाओं का और चाचाओं का भी, कि कैसे पांडु अपने छोटे भाई की बहू के साथ सभा में, भरी सभा में बहुत कुछ हो रहा था, जी और धृतराष्ट्र जो थे फिर भी वो ग्राउंड लेवल प्लेइंग की को फैसिलिटेट करने से बच रहे थे। जी। बिल्कुल। तो
तो वो खैर जो भी है। अब रह गई बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर सरकार बनाने का भले बहुमत नहीं हो, लेकिन बहुमत के बहुत करीब है। जी बिल्कुल। मुश्किल से उसे 10 से 15 चाहिए। जी अब हम यहां तक कर दें कि दोनों ही गठबंधनों को अगर वो तोड़ ले, पर छोड़ दे, तो भी इन दोनों गठबंधन के जो नेतृत्व हैं, इन नेतृत्वों के अंदर से वो उतने नेता निकाल कर विधायक ले आएंगे जिससे बीजेपी कंफर्टेबली अपने पार्टी में मर्ज करा करके उनको, और डिफेक्ट यानी एनसीपी को भी तोड़ ले, शिवसेना को भी तोड़ ले, जी और डिफेक्शन करा कर सिर्फ एकमेव सरकार बना ले, यानी एकमात्र बीजेपी की सरकार बना ले। जी बिल्कुल। और या फिर इस समय ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है। बताइए, कांग्रेस के मात्र 10 विधायक रह गए हैं, शरद पवार के भी लगभग इसी के करीब रह गए हैं, तो किसी को भी तोड़ सकती है। अभी जो एक शिवसेना 2 साल पहले टूटी थी, जी उद्धव ठाकरे की, उसको एक बार फिर से तोड़ लेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा नहीं है। जो कि आप लोगों ने एक सिनेमा देखा होगा, चालबाज फिल्म। जी तो बिल्कुल। उसमें एक भिखारी था, और वो भिखारी कहता है कि मुझे फला जगह का पता बताओ। तो वो चक्कू निकाल कर और वो भिखारी और शक्ति कपूर को लूट लेता है। अब शक्ति कपूर कहता है चल यहाँ से निकल ले, तो शक्ति कपूर कहता है कि भाई लूट तो लिया, पता बता दे। तो बोला कि यहाँ से दाएं जाओ, दाएं से बाएं जाओ, बाएं से घूम करके अब फिर यहीं आओ। तो बोला कि फिर क्या करता, मैं तुम्हें दोबारा लूट लूंगा। तो उद्धव ठाकरे अभी भी बचे नहीं हैं, अभी भी वो टूट की कगार पर है। जी हो सकता है उनके विधायक खुद ही ऑफर कर दे बीजेपी को कि कहाँ शिंदे और ये अजीत पवार। अजीत पवार के चक्कर में पड़े हैं साहब, हम लोग खुद आपके साथ आते हैं और हमें लेकर के बना लो। हम लोग तकरीबन 20 के करीब हैं, तो हम लोग को लेकर के आराम से आपका बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। जी लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी के लिए ये रिस्क नहीं है कि उसकी सरकार का क्या होगा। अब बीजेपी अगर अपनी सरकार बनाने पर अड़ जाए तो बहुत आसानी से अपनी सरकार बनाएगी, 5 वर्ष चलाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन बीजेपी की समस्याएं यहाँ पर दो हैं। एक, फडणवीस। हुँ, फडणवीस खुद आते हैं विदर्भ क्षेत्र से, जो नागपुर का इलाका है, जी। और वहां पर जो ब्राह्मणवाद की एक बहुत ही मजबूत धारा बही रही है। हुँ, और बाकी महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, उसमें सामाजिक चेतना, और खास तौर पे जो छोटी जातियां जिनको तथाकथित तौर पे कहा जाता है, उन जातियों ने वहां पर बहुत आंदोलन किए हैं अपने सामाजिक अधिकार और अपने सम्मान को हासिल करने के लिए। तो उन जातियों में राजनीतिक चेतना का बहुत मजबूत आविर्भाव हमने देखा है महाराष्ट्र के अंदर। और इन लोगों के लिए जो, और उनकी संख्या कब काफी अच्छी खासी है। जी, यानी हम बात कर रहे हैं मराठा जाति, दलित जातियां, और भी बहुत सारी ओबीसी जातियां हैं। वहां से फूले पैदा हुए, वहां से संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, तो ये सब जितने भी संत वहां पर पैदा हुए, दादू दयाल पैदा हुए, जिन्होंने कि जो मध्यवर्ती या दलित जातियों के बीच सामाजिक चेतना पैदा करने, उनके उद्धार की कोशिशें जो की हैं, इसकी वजह से एक मजबूत राजनीतिक चेतना आज उभर के उनके बीच आई है। जी, और उनके लिए, या महाराष्ट्र जैसे सामाजिक चेतना वाले प्रांत के लिए, ये बड़ा मुश्किल है कि वो एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करें, ब्राह्मण चेहरे को एक्सेप्ट करें। जी। और यही मजबूरी थी कि जिस समय एकनाथ शिंदे, जो खुद दलित जाति से आते हैं, हुँ, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा था, तो उस समय बात ये निकली थी कि बीजेपी को बहुत ही सहजता से ये दिखाई दे रहा था कि हम सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं, और एकनाथ शिंदे के पास ये विकल्प भी नहीं था। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की मांग नहीं की थी, जी, वो डेप्टी चीफ मिनिस्टर बन करके और आराम से बीजेपी के साथ जुड़कर एक पार्टनर के तौर पे काम कर सकते थे। जी, लेकिन फिर उनकी महत्वाकांक्षा अगले स्टेप की होती, एंड इन दैट इवेंट ही वुड हैव ट्राइड टू डिस्टेबलाइज द बीजेपी लेड गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। तो इसलिए बीजेपी ने उसका कार्ड ये खेला कि हमें महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मोदी को, यानी बीजेपी को अच्छी खासी सीटों की जरूरत है, जी, और इसके लिए जरूरी है कि
दलित वोटों को अपने पक्ष में कंसोलिडेट करने, उसका ध्रुवीकरण करने के लिए एक मजबूत दलित चेहरा चाहिए, और इस वजह से शिंदे को सत्ता दे दी गई। बीजेपी ने खुद अपने तरफ से ऑफर करके वो सत्ता दी थी, हम्म। तो वो सत्ता दे दी गई। और दूसरी तरफ ये सत्ता जब उनको मिल गई, तो बीजेपी के खिलाफ जो महाविकास अघाड़ी थी, उन लोगों ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठा करके और बीजेपी के उस नारे को भी काफी हद तक कुंद किया था, उसको ब्लंट कर दिया था, उसको उसकी धार उन्होंने बोथर कर दी थी। जी। बावजूद इसके फिर भी बीजेपी ने इतनी सीटें हासिल कर ली कि हम्म। उनको एक तरह से सरकार बनाने की स्थिति में बने रहे, और सरकार भी बन गई। जी। अभी भी बीजेपी अगर शिंदे को, अब उनको सत्ता का स्वाद तो लग चुका है, और 2 वर्षों से उन्होंने पूरे भारत में बहुत अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। जी। एक तरफ उनकी छवि एक दमदार हिंदुत्ववादी नेता की भी है, और दूसरा एक समन्वयवादी नेता की है, जबकि उनके पास सीटों की संख्या 40-45 ही थी पिछली बार, जी। और इस बार भी 50 से थोड़ा सा 50 ऑड नंबर्स ही हैं उनके पास। जी बिल्कुल। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे जो हैं, उनकी छवि जो है एक पूरे भारत में, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना कोई साधारण बात नहीं है। जी बिल्कुल। उसी महाराष्ट्र में जहां पर की वो कर्मभूमि है आज के सभी बड़े बड़े बिजनेस घरानों की, बिल्कुल। चाहे गोदरेज हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, इन सब के कई छोटे मोटे बिजनेस से लेकर के तमाम तरह के प्रोजेक्ट जो हैं, जी। तो बड़े महंगे महंगे प्रोजेक्ट सब वहां पर है। जी और ये बिल्कुल। सारे प्रोजेक्ट के केंद्र में अगर कोई है तो एकनाथ शिंदे का ही नाम आता है। और ये भी बात है मृत्युंजय कि अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से पिछले 2.5 साल में, क्योंकि अगर मैं महायुति की बात करूं तो 2.5 साल की इनकी सरकार रही और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी बड़े बड़े लीप्स लिए। जो सी लिंक था वो कंप्लीट करवाया, एक बहुत बड़ा एक पेरिफेरल हाईवे प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कराया। और जब वो पेरिफेरल हाईवे जो है वो कंप्लीट हुआ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो मुंबई में कहाँ से कहाँ था, कि मेरे ख्याल से शायद वो अंधेरी से लेकर कुछ एरिया तक है। तो उसके बारे में भी लोगों ने खूब वीडियोस बनाई, क्योंकि वो जो है वो अंडर सी जो है वो कंस्ट्रक्शंस हुई। और उन्होंने बीजेपी और महायुति का जो अलायंस है, इन लोगों ने काफ़ी जल्दी जल्दी जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाए। और इसका फायदा जो है डेफिनेटली उनको इन इलेक्शंस में मिला भी है। लेकिन अब जो है टीज जो है मेरे ख्याल से नहीं जिस नहीं, इसका फायदा नहीं मिला। इसका देखिए, आप अगर ये सोचते हैं जी, कि सड़कें और बिजली बनाने से अगर लेकिन फिर भी सामाजिक डेवलपमेंट चेतना वाले प्रोजेक्ट, प्रांतों लेकिन में, फिर भी मृत्युंजय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने से, और खासकर मुंबई जैसा शहर, अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय से मुंबई की बात कर रहा हूं। मुंबई जैसे शहर में अगर आप इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कि लोगों की खासकर जो कम्यूट करने की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुंबई एक बड़ा ही विचित्र तरीके की जगह है जहां पर जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए भी आपको पूरी जो है ऐसा लगता है कि पूरा मुंबई का चक्कर काट के जाना पड़ता है। तो वहां पर अगर आप लोगों की मोबिलिटी को ईजी कर देते हैं तो लोगों के लिए तो फायदा ही है ना ये लोगों के लिए देखो फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो इन प्रोजेक्ट से लाभान्वित जो लोग होते हैं, जी। तो उन लोगों का जो वर्क एरिया है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इतनी सैलरी। जिनके वोट से चुनावों के नतीजे सामने आते हैं, भाई साहब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम्म। उनको डेवलपमेंट से इसलिए मतलब नहीं होता कि उनको चाहिए है वो तमाम फैसिलिटीज अपने घर के अगल बगल के 5 किलोमीटर की दूरी पर। जी। और मुंबई की जो बस्तियां हैं, जो झुग्गियां हैं, जो बस्तियां हैं, आज भी उनके यहाँ सीवेज का प्रॉब्लम है, आज भी उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। जी। तो उनको इन प्रोजेक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और यही लोग के वोट देने से सरकार का भाग्य का फैसला होता है। और उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन 4 से 5 किलोमीटर का होता है, क्योंकि इससे ज्यादा किराया खर्च करके ये बड़ी लंबी दूरी और लंबा समय व्यतीत नहीं करते। तो ये बीड़ी बनाने वाले लोग होते हैं, प्लास्टिक की कंपनियों में, फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं करते कि इनको लग्जरी गाड़ी में बैठ करके और 100 किलोमीटर रोज जाना और 100 किलोमीटर लौट करके आना है। तो ना तो बिहार में ऐसा होता है, ना कहीं होता है कि डेवलपमेंट के अगर एक मुद्दे को आप सामने रख करके अगर आप चुनाव कराते हैं, तो फिर आप चुनाव जीतेंगे नहीं। वैसे लोगों को मतलब होता है फ्री बीज से। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीती है, जी। बीजेपी के नेतृत्व वाला हम कह सकते हैं,
तकनीकी तौर पे तो बीजेपी का ही नेतृत्व है। बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन अगर जीता है, महायुति जिसे कहा जा रहा है, तो इनके जीतने के पीछे बीजेपी का शुद्ध रूप से सामाजिक समीकरण है। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण को बहुत निचले स्तर से साधा है। ऐसे-ऐसे लोगों को जो किसी इलाके में उनके पास 1500 वोटों पर प्रभाव है, जो समाज के ऐसे व्यक्ति हैं, उन तक भी ये लोग रीच आउट हुए थे। जी। और इनके लोग वहां तक पहुंचे, उनको मनाया। अगर वो बीजेपी के माने सख्त विरोधी है तो भी उनको डाइल्यूट करने के लिए सतत प्रयास किए गए और बहुत बड़े लेवल पे कोशिशें हुई, बूथ लेवल पे कोशिशें हुई और आरएसएस इसमें उतर के जमीन पर आया। जी। और तब जाकर के ये नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि आरएसएस के खुलकर सामने आने, बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर खाली एक नारा हवा में छोड़ देने से कुछ नहीं होता, उसको फिर ओरिएंटेशन देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता ऐसे-ऐसे लोगों तक पहुंचे जिसका कि समाज पर, अपने यहाँ के समाज पर 1000 लोगों के ऊपर 2000 की आबादी पर असर है। तो वैसे लोगों तक पहुंचा गया, उनसे आश्वासन लिया गया, उनको आश्वासन दिया गया, उनके जो ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस करने के लिए तमाम तरह के आश्वासन दिए गए। तब जाकर के ये इस तरह का नतीजा आया है। हुँ। इस लेवल पे किसी ने काम नहीं किया, खास तौर पे इनके विरोधियों ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखिए एक नाथ शिंदे की ये व्यवस्था है, दो पल के लिए हम मान भी लें कि एक नाथ शिंदे अगर चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर कर दें देवेंद्र फडणवीस को, यानी बीजेपी को अगर ऑफर कर दें जी। और कहें कि मैं हमेशा बीजेपी के लिए लॉयल रहूंगा, हुँ। तो भी बीजेपी को उतना फायदा नहीं होगा। आपको मैं बता सकता हूँ। ओके। भले वो बीजेपी के लिए लॉयल हमेशा ही रहे, क्योंकि उनकी जो अपनी दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको दलित चीफ मिनिस्टर देखना ज्यादा अच्छा लगेगा हुँ। बनिस्बत की दलित नेता के समर्थन से बनने वाला कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री। जी। तो बीजेपी की व्यवस्था तब भी जब इन्होंने ठाकरे को सत्ता से हटाकर और बीजेपी की सरकार बनाई थी, उस समय भी बीजेपी की व्यवस्था तब भी वही थी जो आज व्यवस्था है। बीजेपी की मजबूरी एक नाथ शिंदे है या नहीं है, हुँ। ये मैं आपको नहीं कह सकता। जी। लेकिन वहां का जो सामाजिक समीकरण है, उसे साधने के लिए जरूरी है कि एक बार दलितों को, दलित समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे दिख गया, तो हुँ। वो फिर आगे भी चाहेंगे। या फिर उस समुदाय का कोई व्यक्ति जो कि गैर ब्राह्मणिकल वर्ग से आता है, जी। तो उसके पास हिंदुत्व का भी एजेंडा है, उसके पास अपना जाति का भी प्रभाव है और साथ ही साथ वो एक फाइटर दिखाई देता है। जी। और अपने इमेज को रिवैम्प करने के लिए, अपने इमेज को चमकाने के लिए एक नाथ शिंदे ने एक अच्छा खासा मेहनत किया है, अच्छा खासा प्रयास किया है। बिल्कुल। इसके पहले एक नाथ शिंदे की छवि जो थी एक सामान्य नेता की हुआ करती थी। करेक्ट। आज एक नाथ छवि शिंदे की नेता इसकी एक नाथ शिंदे की छवि जो क्षेत्रीय राजनीति है, पूरे भारत की क्षेत्रीय राजनीति, जी। उसमें एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे उभर चुकी है हुँ। अभी, और ये कंसोलिडेट होनी बाकी है। अब बिल्कुल। बताइए कि कंसोलिडेट होने के पहले ही अगर इनको यहाँ से शिफ्ट कहीं पर भी आप कर दें, तो टूट होना बहुत ही स्वाभाविक है। जी, बिल्कुल। आपने नारायण राणे का नाम सुना होगा। जी, बिल्कुल। नारायण राणे भी महाराष्ट्र एक जमाने में चीफ मिनिस्टर बने थे बिल्कुल। और वो नारायण राणे जो थे उनको शिवसेना ने मुख्यमंत्री बनाया था, इनको हटा करके। जो लोकसभा, जो वहां के पहले शिवसेना के चीफ मिनिस्टर थे, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर भी बने थे, जी। तो उनको हटा करके मनोहर जोशी, मनोहर जोशी। जी। तो मनोहर जोशी के को हटा करके बनाया गया था नारायण राणे को चीफ मिनिस्टर। बावजूद इसके नारायण राणे जो है वो शिवसेना में नहीं रह पाए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जी। हालांकि फिर कांग्रेस छोड़ करके अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। हुँ। और बीजेपी के लिए देखिए, वहां पर बीजेपी का जो ग्रोथ है वो कोई ऐसा है, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक भी नहीं है। जी। इसलिए नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की छवि और हिंदुत्व का मुद्दा, ये दो चीजें जब उसका ब्लेंड तैयार हुआ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, और बाला साहब ठाकरे के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, जी। तो इस वैक्यूम के की वजह से वहां पर बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव
और 2014 के विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिल गई थी, लेकिन दो और वही वही जो बीजेपी का ऑरा था 19 तक बरकरार जरूर रहा, जी लेकिन वो एक वैक्यूम का काल था। उस समय शिंदे जैसे लोग अभी शिवसेना के अंदर थे, जी यानी उस समय शिवसेना का फेस हुआ करते थे आपको उद्धव ठाकरे, जी और 2019 तक आते आते राज ठाकरे का भी जो प्रभाव था वो खत्म हो चुका था, जी बिल्कुल। और कांग्रेस का नेतृत्व तो सोनिया गांधी के हाथों से शिफ्ट होकर के राहुल गांधी के हाथ में आ गया था, तो कांग्रेस भी कमजोर होने लगी थी। जी तो वैसी सूरत में और जो एक लगभग 14 साल से उनकी सरकार भी थी, एक 15 साल से जी महाराष्ट्र में सरकार भी थी कांग्रेस की जी के महाविकास अघाड़ी की। जी तो महाविकास अघाड़ी 15 साल से सत्ता में थी, तो उसका एक एंटी इनकम्बेंसी भी था। तो उस वजह से बीजेपी को थोड़ा मौका मिल गया वहां पर पैर जमाने का। जी लेकिन अगर बीजेपी अपने दम पर चाहे कि महाराष्ट्र जैसे प्रांत में या फिर आपको बिहार जैसे प्रांत में अपने दम पर वहां पर वो कोई चुनाव जीत ले, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि यही हुआ था 2015 में, बीजेपी ने एक स्टेक खेला था वहां पर बिहार में ही, आप देख लीजिए जी कि नीतीश कुमार और एक चले गए थे लालू यादव के साथ, और जी लालू नीतीश ने जब सामना हुआ बीजेपी का, तो उन लोगों को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी अकेले महज 50 से थोड़ी ज्यादा सीटें हासिल कर पाई थी जी 243 विधानसभा सेगमेंट वाली असेंबली में, जी जबकि 242-43 सीटों वाले बिहार असेंबली में, जबकि उन लोगों को वहां पर प्रचंड बहुमत मिल गया था। और बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, जैसे रामविलास पासवान की पार्टी है, जी जो कि एक दलित पार्टी कही जाती है, जी उनको 2014 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी, और विधानसभा चुनाव में शायद एक भी सीट नहीं मिली। उसी तरह से जो जीतन राम मांझी हो गए, जी या फिर उस समय एक और कुशवाहा हुआ करते थे, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को भी कोई सीट नहीं मिली थी, इनका खाता बमुश्किल खुल पाया था। जी शायद जीतन राम मांझी एक अपनी सीट कोई एक बचा पाए थे, मखदूमपुर का सीट। तो मैं कहता हूं कि जहां सामाजिक चेतना वाला प्रांत है, वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है, जी और हिंदुत्व का मुद्दा तभी आपके लिए वो एक चोखा रंग बना पाएगा, एक बहुत ही चटक रंग बन पाएगा, जब आप उसमें जातीय जो महत्वाकांक्षा है, उस जातीय महत्वाकांक्षा का ब्लेंड उसमें डाल करके तैयार करेंगे, कॉकटेल तैयार करेंगे। जी यानी कास्ट एस्पिरेशन और हिंदुत्व एस्पिरेशन दोनों को साथ में साधना होगा, दोनों को साथ में जोड़ना होगा। और बीजेपी को इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरा मानना है कि अगर बीजेपी को अपने दम पर वहां आगे बढ़ना है, जी तो बीजेपी को कोई एक मजबूत ओबीसी नेता, जो कि हिंदुत्व का भी एक ध्वज धारक हो, जी और साथ ही साथ एक पिछड़ी काफी स्ट्रॉन्ग पिछड़े बैकग्राउंड से आता हो, तभी जाकर के बीजेपी के लिए एक सकारात्मक फैक्टर या स्थिति बन पाएगी। जी लेकिन अभी अगर मृत्युंजय बीजेपी ये कोशिश लेकिन कर, हाँ जी, लेकिन मृत्युंजय अभी अगर मैं बात करूं अभी आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन हाँ अब वहां पर एक बात तो ये भी है ना कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी जो है एस्पिरेशनल हैं, क्योंकि भाई वो डिप्टी सीएम एक बार रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं एक बारी, और उनके नेतृत्व में जब बीजेपी ने दूसरी बार जो है शिवसेना के साथ मिलकर जब है इलेक्शंस लड़े तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए, तो वो भी चाहते होंगे। और इस बारी भी जो है एक तरीके से फेस तो बीजेपी के अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो है तो देवेंद्र फडणवीस ही, तो वहां पर फडणवीस भी जो है वो चाहेंगे कि भाई अब मुझे इस बार जो है सीएम पद जो है मिल ही जाए। तो ये इनको किस तरीके से जो है टैकल करेगी बीजेपी? क्या फडणवीस को पूरी तरीके से दरकिनार कर देंगे? क्या उनको डिप्टी सीएम या फिर उनको जो है सेंटर में कॉल अप कर लिया जाएगा, एकनाथ शिंदे को वहां पर फिर से सीएम बना दिया जाएगा? क्या मतलब अब फडणवीस जो है वो भी जो है चाहेंगे कि भाई उनका भी जो है एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो वो भी अपग्रेड हो, थोड़ा उनका भी अप्रेजल हो। देखिए, अब शिंदे कोई अप्रेजल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए राजनीति में जो सर्वोच्च पद है, हम्म। जो किसी भी पॉलिटिशियन का एस्पिरेशन होता है, जी तो वो सबसे बड़ा एस्पिरेशन होता है सीएम और पीएम का ही पद होता है।
यहाँ तक कि आप अगर कैबिनेट में अगर कोई आप बड़ा से बड़ा पद देना चाहें, किसी को ऑफर करें और कहें कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री का पद, हम्म। और यहाँ पर तो महाराष्ट्र जैसा सबसे मलाईदार राज्य, बिल्कुल। महाराष्ट्र एकदम से मलाईदार प्रांत है किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए, जो कि संसाधनों की भरमार है वहां पर, इतना बड़ा बिजनेस हब है वो बिल्कुल। महाराष्ट्र, कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेस घराने वहीं पर सेंटर्ड हैं। अब वैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद बंदा भारतीय राजनीति में इससे ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकता है, जबकि उसकी खुद की हैसियत 40-50 विधायकों से ज्यादा की नहीं है। जी बिल्कुल। तो वैसी सूरत में अब उनको आप क्या देंगे इसके बदले? करेक्ट। अब इसके बदले तो फिर वो चाहेगा कि अब इससे ऊंचा पोस्ट या तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाइए, जी। क्योंकि अब शिंदे को आप डिफेंस मिनिस्टर बना दें तो, या फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, तो ये सब बनाएंगे तो भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती जो चीफ मिनिस्टर के पद का जो ऑरा है। जी बिल्कुल। इससे ऊपर फिर नहीं तो फिर उसको इसके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कोई पोस्ट है तो अमेरिका का फिर राष्ट्रपति बना सकते हैं उनको। तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी। तो शिंदे जहां पर अभी हैं, अभी अपने आप को वहां पहुंच चुके हैं, और अपने आप को कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। जी। उनकी कोशिश होगी कि इसी पद पर रहते हुए हम और भी ज्यादा अपने आप को कॉन्सोलिडेट करें, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में उनकी राजनीति और मजबूत हो। और अभी तो उनको जैसे सीटें भी दी जा रही हैं 75-80 के करीब लड़ने के लिए गठबंधन में, जी। और वो उनकी महत्वाकांक्षा होगी कि कल को प्रांत में यानी महाराष्ट्र में बीजेपी को जूनियर पार्टनर और खुद को सीनियर पार्टनर बनाने का। जी बिल्कुल। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है आज की तारीख में जो बहुत ही हार्ड बार्गेनर भी है और बहुत ही ज्यादा एकोमोडेटिव भी है। जी। तो एकोमोडेटिव भी उतनी ही ज्यादा है। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में लालू यादव का गठबंधन सही से गठबंधन अभी कर नहीं पाता, लेकिन ये नीतीश कुमार को तोड़ के अपने साथ लाते हैं और नीतीश कुमार की अपेक्षा से ज्यादा सीटें उनको दे देते हैं। जी। और साथ ही साथ चिराग पासवान को भी एकोमोडेट कर लेते हैं। बिल्कुल। और तो और ये उपेंद्र कुशवाहा को भी एकोमोडेट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि आज योगी आदित्यनाथ के प्रभाव मंडल के आगे सभी चेहरे फीके हैं। बावजूद इसके इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जैसा ऐसा नेता, जो कि वाचालता में उसका पूरे उत्तर भारत की राजनीति में कोई सानी नहीं है, कोई उसके जैसा दूसरा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जैसा इतना ज्यादा वाचाल वो व्यक्ति रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने सामाजिक समीकरण को साधने के लिए चुनाव जीतने के बाद ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेकर आए जी। और फिर उसको वो मिनिस्ट्रियल बर्थ दिया। और उसके जो 6-7 विधायक अभी चुनाव जीत करके आए हैं, उनमें एक मुख्तार अंसारी का बेटा उसी की पार्टी के सिंबल पे जीता है। फिर भी तो बीजेपी एक तरफ बहुत ही ज्यादा एकोमोडेटिव है जी। और लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहेगी, जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने जीता। बीजेपी देखिए झारखंड सिर्फ इसलिए हार गई कि बीजेपी ने अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं की। आप एक बात मुझे बताइए कि झारखंड में बीजेपी कैंप से कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा झारखंड चुनाव के दौरान फोर फ्रंट से लीडिंग द पार्टी फ्रॉम द फ्रंट दिखाई दे रहा था? बीजेपी की ओर से झारखंड में कौन सा ऐसा चेहरा था जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपको दिखाई दे रहा था? मुझे तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा याद नहीं आ रहा है मृत्युंजय। मुझे दिखाई दे रहा था, वहां पर दिखाई दे रहे थे हेमंतो विश्व शर्मा, जो कि आसाम से हैं। जो तो उनके बारे में है क्या? उनके खिलाफ तो सबसे बड़ा कार्ड ये चल गया वहां पर कि भाई इसके नाम पर वोट दोगे तो ये तो कल को चला जाएगा, आसाम भाग जाएगा। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे बाबूलाल मरांडी, वो कितने मुखर दिखाई दे रहे थे, उनके कितने इंटरव्यूज आ रहे थे। जी बिल्कुल। वो कैसा देखिए, चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी को अनसीट करने के लिए
इस समय उसका ट्रेंड बढ़ा हुआ है, एक ऐसा कवायद करना पड़ता है जिसको पद यात्रा कहते हैं। बिल्कुल। आपने बीजेपी की ओर से कितनी पद यात्राएं देखी? बीजेपी एक ऐसे मुद्दे को लेकर बैठी हुई थी जिसमें बार बार ये कह रही थी बीजेपी कि भाई ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, जी। झारखंड में डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जी हाँ, ये मुद्दा अरे उठा भाई, रही तो थी बीजेपी। बांग्लादेश जी। विदेश है, जी, बिल्कुल। तो वो तो दूसरा देश है ना। तो विदेश से आने वाले लोगों को कर्व करना पहला केंद्र सरकार का काम है। बिल्कुल। तो पहले कटघरे में तो आप खुद आते हैं ना। एग्जैक्टली। आप क्यों बांग्लादेश घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार, वहां की व्यवस्था, वहां के सिस्टम को और साथ ही साथ अपनी सिक्योरिटी आर्म्ड फोर्सेस को रोकने का प्रयास नहीं कर सकते क्या? जी, बिल्कुल। आप अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप नहीं कर सकते क्या? रोहिंग्या भारत में इतने ज्यादा घुसे क्या? खाली झारखंड में घुसे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल में घुस करके और पंजाब हरियाणा तक फैल गए वो। एग्जैक्टली। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? हम्म। पूरे के पूरे दिल्ली में बस गए, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? बिल्कुल। तो बीजेपी जब ये कहती है ये बात, तो सच्चाई तो उसमें है हम्म। कि बांग्लादेश से रोहिंग्या और दूसरे वहां के बांग्लादेशी मुसलमान वहां से आकर के भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरीली इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बीजेपी तो। क्योंकि केंद्र में तो क्या आप ही हैं। बीजेपी चाहे तो बीएसएफ के जरिए और दूसरे बांग्लादेश सरकार के साथ इनके कई सारे ट्रेड रिलेशन है। हम्म। भारत का चावल, भारत के साथ की सप्लाई होने वाली बिजली, हम्म। तो ये तमाम चीजें अगर भारत रोक दे, इनके ऊपर बैन लगा दे, जी। बांग्लादेश समझिए कि रातों रात वो रो पड़ेगा, बिल्कुल। उसकी एग्जैक्टली। हालत खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली। वहां का राष्ट्रपति भवन में मतलब वहां पर बिजली नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो भाई साहब, कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि बांग्लादेश में जो वो घटित हो गया, वहां से शेख हसीना भाग कर आई, जी। लोगों को, खैर हम झारखंड पर नहीं, फिर से महाराष्ट्र पर ही लौटना चाहेंगे। जी, 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 लेकिन जी। कुल मिलाकर के बीजेपी ने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, हाँ। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी होल हार्टेड ताकत जो है वो महाराष्ट्र में झोंकी, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। और इसी का ये नतीजा निकला है कि आज भारतीय जनता पार्टी नित गठबंधन को इतनी बड़ी कामयाबी तो मिल गई, बिल्कुल। लेकिन अब शिंदे जो है, अब वो बीजेपी के लिए बैताल बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है मृत्युंजय अगर आपकी। अगर वो उनके कांधे से उतर जाए, बीजेपी रूपी विक्रम के कांधे से अगर उतर जाए वो बैताल, तो भी खतरा, और कांधे पर चढ़ा रहे तो भी भी बोझ। खतरा। एक से सिर के टुकड़े हो जाएंगे, दूसरे दिल के टुकड़े हो जाएंगे। वो जब तक इनके कंधे पर सवार रहेगा तब तक इनका दिल कचोटता रहेगा कि हाँ। कामयाबी मेरी और बोझ मैं ढो रहा हूं और मजे बिल्कुल। ये ले रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है मृत्युंजय, लेकिन अभी जो है क्योंकि अभी अब तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र के साथ पिछले हम 10 साल में देख ही चुके हैं कि भाई मीटिंगों का जो दौर है वो अब चलेगा। अब कितना लंबा चलेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हाँ, देवेंद्र फडणवीस और अब जो फांस फंसेगी वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में होगी। अब इसको किस तरीके से जो है बीजेपी टैकल कर पाएगी ये हमें समय ही बताएगा। बीजेपी इसको टैकल नहीं कर पाएगी, मैं आपको बता दूं। अच्छा। आने वाले वक्त में अगर देवेंद्र फडणवीस को खड़ा किया गया एकनाथ शिंदे के बरक्स, हम्म। और एकनाथ शिंदे ने खुले तौर पे बीजेपी की खिलाफत कर दी, जी। तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी की मिट्टी पलीद हो सकती है अगले चुनाव तक आते आते। यानी 2029 का जो चुनाव बचा हुआ है एक वो, जी। और बीजेपी का जो सामाजिक समीकरण है वो भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी ने अभी दलितों के बीच जो अपनी पैठ बनाई है, जी। उसके पीछे जो मूल कारण है वह है बीजेपी का अपना सामाजिक जो डिस ये जो वो डोल आउट चीजों को कर रहे हैं, जी। यानी गरीबों के बीच अनाज बांटना और कैश ट्रांसफर और ये तमाम चीजें करना। लेकिन दलितों के बीच ये अपना नेतृत्व तो आज भी नहीं पैदा कर पाए हैं। ना हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी आप बीजेपी का कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा आप नहीं देख पाएंगे। जी। बिल्कुल। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ ने अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के दम पे एक सभी वर्गों को आश्वासन दिया है, तो उसका एक फायदा जरूर बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर अभी भी दलित वर्ग से ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं
जो दिखाई दे कि कल को ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, भाजपा का भविष्य बन सकता है, जी ऐसे लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं। कितने पासवान बिहार से बीजेपी प्रमोट कर रही है, जी, चलिए उसी मृत्युंजय, तरीके ये से तो कितने ये शिंदे। जी, 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 मृत्युंजय, ये तो अब जो है ये बीजेपी को देखना है। हम जो है अब ये देखेंगे कि भई अब सीएम जो है महाराष्ट्र का, वो कौन बनेगा। हालाँकि मुझे लगता है 1 या 2 दिन में जो है इसका डिसीजन फाइनली लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी और महायुति अगाड़ी भी नहीं चाहेगी कि इसको ज़्यादा जो है लंबा खींचा जाए, ताकि वहाँ पर जो पाले के दूसरी तरफ जो पार्टियाँ बैठी हैं, उनको जो है तोड़ने की जो है एक रीजन मिल जाए। लेकिन बहरहाल ये तो समय ही बताएगा कि कौन लेकिन सीएम। आपसे मैं जाते-जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, जी, जी। महाराष्ट्र की राजनीति को आपने जब से ही फॉलो करना शुरू किया हो, जी, तब से लेकर अब तक की महाराष्ट्र की राजनीति में जी। बीजेपी के 4-5 नेताओं का नाम बता दें आप। जी, मेरे ख्याल से फडणवीस हैं एक 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 अगर आप बात करें तो अभी आपने नाम लिया जोशी जी का, और 1-2 और नाम होंगे जो मेरे इस समय दिमाग में नहीं आ रहे, तो आपकी तो बात में जोशी जी तो शिवसेना के थे, मनोहर जोशी शिवसेना मनोहर के थे। जोशी शिवसेना के थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी से जुड़े तो सही हो। हाँ, आप सहयोगी दल के तौर पे थे, जी। जी, जी, जी। तो तो एक है। हाँ, और कुछ नाम बताएँ आप हमें? आई थिंक नितिन गडकरी, सड़क मंत्री को क्यों भूलते हैं? हाँ, नितिन हाँ, गडकरी, गडकरी मैं थे। नितिन गडकरी का नाम ही जो है लेने जा रहा था। नितिन गडकरी हैं। और और बताएँ? और इससे ज्यादा जो है इस समय मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहे हैं। तो जो भी आपके दिमाग में बीजेपी की तरफ से आ रहे, प्रमोद महाजन का नाम ले सकते हैं जी, आप। प्रमोद महाजन तो बहुत पुराने हो गए ना अब। आई थिंक उनकी नहीं, नहीं, बेटी जो है, मैंने उनकी मैंने बेटी जो कहा है वो। जब से जी, जी, जी। जब से आपने देखना शुरू किया, प्रमोद महाजन भी ब्राह्मण, जी, फडणवीस भी ब्राह्मण, नितिन गडकरी भी ब्राह्मण। जी। और ब्राह्मण वहां के पॉपुलेशन में देखें तो उनका प्रतिशत कितना है? बिल्कुल सही बात है। 10% से भी नीचे। हम्म। ब्राह्मण वोटर वहां पर 10% से भी नीचे है। जी। और वो सामाजिक चेतना का प्रांत है। अब बीजेपी को अपने अगले फेज में, अपने अगले स्टेज में अब काम करना होगा कि अपने बीच से एक विकासवादी ही सही, देवेंद्र हम्म। फडणवीस जैसा हम्म। प्रो डेवलपमेंट नेता पैदा जरूर करे, हम्म। लेकिन बीजेपी को पैदा करना होगा दलित या ओबीसी समुदाय से। जी। अब देखिए ऐसा बीजेपी कर पाए तो। फिलहाल तो चुनौती अब अगले एक सप्ताह के अंदर की है कि बीजेपी वहां पर किस तरह का डील स्ट्राइक करती है जी, अपने अलायंस फडणवीस पार्टनर, ये जी हाँ, अपने अपने अलायंस अलायंस पार्टनर्स पार्टनर्स के। के साथ। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो देखना होगा जी, जी। कि कितना समय लगता है वहां पर। लेकिन बहरहाल राजनीति पॉडकास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमारा शो, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पॉडकास्ट आप हमारे को अब स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। राजनीति पॉडकास्ट जो है अब स्पॉटिफाई पर भी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय।